नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आपका स्टडी स्पार्क यूट्यूब फैमिली में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं घटना चक्र दृष्टि का जो चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण है उसके बिहार का बुक आज डिस्कस करेंगे। यह बुक काफ़ी अच्छी बुक है और इसमें जो बताया गया है वो ग्राफिक्स के माध्यम से एकदम कॉमिक्स बुक की तरह लगेगा। बहुत ईजी है, चित्रात्मक प्रस्तुति है, बहुत अच्छा है। इसीलिए मैंने इस बुक से वीडियो बनाना काफ़ी बेहतर समझा, क्योंकि इस वीडियो से काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। सामान्य परिचय। नाम बिहार है। स्थापना 22 मार्च को हुई थी। राजधानी पटना। उच्च न्यायालय पटना में है और इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1913 को। 1 दिसंबर 1913 को इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन उद्घाटन हुआ था 3 फरवरी 1916 को। तो इन दोनों चीज को याद रखना है। वैसे ऑप्शन में 1916 होता है, पटना उच्च न्यायालय की जो है स्थापना की बात पूछते हैं तो वहां पे 13 नहीं रहता है, 1916 रहता है। तो उच्च न्यायालय पटना में है जो कि बिहार राज्य की राजधानी है और इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1913 को हुई थी। उद्घाटन 3 फरवरी 1916 को हुआ था। ऑप्शन में 1916 होता है। उच्च न्यायालय पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916। जनसंख्या की दृष्टि से क्रम जो है तीसरा है जनगणना 2011 के अनुसार। बिहार राज्य का जो स्थान है भारत में वो तीसरा है जनसंख्या की दृष्टिकोण से। वहीं बात करें क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम है 12वां राज्यों में और 13वां राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश में, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश जो नया बना है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, उसके अनुसार क्षेत्रफल में जो है 12वां से ये 13वां स्थान पे आ गया। सिर्फ राज्य में पूछेगा तो 12वां और राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश में पूछेगा तो 13वां। बिहार की जलवायु की बात करते हैं तो यहाँ सामान्य वर्षा 1205 मिलीमीटर होता है। वर्ष 2019 में 1194.7 मिलीमीटर था, बट अब कितना है 1205 मिलीमीटर। औसत वर्षा दिवस जो है 52.5 दिन प्रतिवर्ष। जलवायु यहाँ की मानसूनी है। सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होती है और न्यूनतम वर्षा अरवल में होती है। और ये अरवल जो है जहानाबाद से कटकर बना है, जहानाबाद से कटकर बना है। यह बना है 2001 में। ओके, वहीं बात करें सर्वाधिक औसत आर्द्रता वाले जिला की, तो सबसे अधिक आर्द्रता है सुपौल में। सुपौल ऐसा जिला है बिहार का जहां पे सर्वाधिक औसत आर्द्रता है। ये कितना चित्र के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से बताया गया है। अब भौगोलिक परिदृश्य की बात करते हैं। बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है। उत्तरी अक्षांश में है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। वहीं बात अगर करें देशांतरीय विस्तार की, तो यह देशांतरीय विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। देशांतरीय विस्तार फिर से याद कर लेते हैं। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। 83 में 5 जोड़िए और ये 5 का दुगुना हो जाएगा, 10 जोड़ दीजिए लास्ट में, घटा दीजिए इसमें से 50। इसमें 5 जोड़ देना है 83 डिग्री में, 88 डिग्री हो जाएगा। और दुगुना जो होता है, इस दुगुना को 50 सेकेंड में से घटा लेना है तो 40 सेकेंड। और ये दुगुना जो घटाए हैं ये 2 को 19 में से घटा लीजिए 17, यानी कि 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड हो जाता है। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर। ये पूर्वी देशांतर हो रही। देशांतरीय विस्तार समझा, अक्षांशीय विस्तार समझा। क्षेत्रफल की बात करें वहीं, तो बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। लंबाई की बात करें उत्तर से दक्षिण तक, बिहार के लंबाई की बात करें उत्तर से दक्षिण में तो 345 किलोमीटर है। 3, 4, 5 उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ तक का कितना है 345 किलोमीटर। 3, 4, 5 याद रखना है, उत्तर से दक्षिण। वही बात करें चौड़ाई की, पूरब से पश्चिम यानी कि ईस्ट और वेस्ट के बीच की चौड़ाई की बात कर रहे हैं तो यह है 483 किलोमीटर। 3, 4 और 4 का दुगुना 8, 483 है। 483 किलोमीटर चौड़ा है, पूरब से पश्चिम इसकी चौड़ाई है 483। शहरी क्षेत्रफल की बात करें, बिहार का शहरी क्षेत्रफल 1095.49 वर्ग किलोमीटर है। कितना है 1095.49 वर्ग किलोमीटर शहरी क्षेत्रफल है बिहार का। बात करें ग्रामीण क्षेत्रफल की
तो ग्रामीण क्षेत्रफल सबसे अधिक है बिहार में, और वह है 92,257.51 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 92,257.51 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्रफल। और बिहार की सबसे अधिक आबादी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, गाँव में रहती है, गाँव में रहती है, ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। और वहीं बात करें तो समस्तीपुर एक ऐसा जिला है बिहार का जहां पर सबसे अधिक लोग गांव में रहते हैं। अप्रोक्सीमेट 82% से अधिक लोग रहते हैं गांव में, समस्तीपुर में। तो पूछ लेगा क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में बिहार का ऐसा कौन सा जिला है, बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जहां ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक लोग निवास करते हैं? तो वह है समस्तीपुर। वैसे भी बिहार की जो आबादी है अधिक संख्या में गांव में रहती है, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। और अगर ये पूछ लिया जाए आपको परसेंटेज में, तो लगभग कहा जाता है कि 87% के आसपास रहता है, या 89% के आसपास, और 11% के आसपास गांव शहर में रहते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा कितना है? बिहार का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है? तो वो है 2.86%। भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा बिहार का जो क्षेत्रफल है वो 2.86% है। समुद्र तल से ऊंचाई है 173 फीट। बिहार जो राज्य है वह समुद्र तल से कितना फीट ऊंचा है? 173 फीट। और मीटर में बात करें तो 53 मीटर। ये भी क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि बिहार में जो मिलीमीटर में बारिश होता है वो कितना है? तो 112 मिलीमीटर। राजकीय प्रतीक की बात करते हैं। राजकीय प्रतीक, राजकीय वृक्ष है पीपल, राजकीय पुष्प गेंदा, राजकीय पशु बैल। 2013 से पूर्व में रिछ था राजकीय पशु, लेकिन अब हो गया है बैल। राजकीय पक्षी गौरैया है। राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया है। पहले नीलकंठ था, अब हो गया है गौरैया। राजकीय भाषा हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। यहाँ पर उर्दू लिखा भी है। राजकीय मछली मांगुर है। बिहार का जो राजकीय मछली है वो मांगुर है। राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है, 2 स्वास्तिक के बीच वाला चिन्ह बोधि वृक्ष। अब बात करते हैं जनसंख्या 2011 के अनुसार। कुल जनसंख्या बिहार की है, याद कर लीजिए डाटा, ऐसा पूछ देगा, 10,40,99,452। 10,40,99,452 10,40,99,452 देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। देश की कुल जनसंख्या कितना है? 8.6% है। और कुल जनसंख्या है 10,40,99,452। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आपको मैंने बताया भी था कि रिपीटेशन के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा याद करना है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, एग्जाम है, तुरंत हो सके तो अगर आप एक बार भी यह वीडियो देखते हैं तो 2-3 रिवीजन एक ही वीडियो में हो जाएगा। ज्यादा पढ़ लेने से ज्यादा क्वेश्चन बना नहीं पाता आदमी। आपको कितना याद रहता है ये मायने रखता है, इसीलिए रिवीजन बहुत जरूरी होता है। और ये सिर्फ रिवीजन सीरीज है, क्विक रिवीजन के लिए यह वीडियो आप देख कर जाएं तो आपको काफी फायदेमंद होगा। बिहार में जो अनुसूचित जाति की जनसंख्या है वह है 1,65,67,325। यानी कि बिहार की जितनी जनसंख्या है उसकी 15.9%, उसका 15.9% जनसंख्या है अनुसूचित जाति का। वो कितना है? 1,65,67,325, अप्रोक्सीमेट 15.9%। और 16% के आसपास आरक्षण भी है हमारे राज्य की आबादी में अनुसूचित जाति को। जनसंख्या घनत्व जो है बिहार का वो है 1106 वर्ग किलोमीटर, और यह भारत में प्रथम राज्य है जनसंख्या घनत्व के मामले में। सबसे अधिक लोग यहाँ रहते हैं, डेंसिटी अधिक है क्योंकि यहाँ पे जमीन कम है, लोग ज्यादा रह रहे हैं, है ना, जनसंख्या घनत्व। इससे पहले पश्चिम बंगाल था। 2011 की जनगणना से पहले जो थी जनगणना उसमें पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पे था, लेकिन अब जो है जनसंख्या घनत्व के अनुसार से प्रथम स्थान पे बिहार राज्य हो गया है। बिहार की साक्षरता दर की बात करें तो 61.80% बिहार की साक्षरता दर है, और भारत राज्य में सबसे निम्नतर शिक्षा का स्तर है। सबसे आखिरी पायदान पे हम लोग हैं, यह है 61.80%। वहीं पे पुरुष साक्षरता दर की अगर बात की जाएगी तो पुरुष साक्षरता दर में 71.2% लोग यहाँ पे शिक्षित हैं। वहीं महिला 51.5% है। अप्रोक्सीमेट देख लीजिए कितना अंतर है, यहाँ पे बहुत ज्यादा अंतर है।
महिलाओं को शिक्षित होना पड़ेगा, लेकिन अभी काफ़ी अवेयरनेस भी आया है। अब महिलाएं काफ़ी अवेयर हुई हैं, पढ़ रही हैं, नौकरी में भी देख रहे हैं बिहार में सबसे ज़्यादा वर्चस्व रहा है इनका, तो अब पढ़ाई की तरफ बढ़ रही हैं। और ये फिगर देखिएगा, अब जो जनगणना होगा उसमें चेंज होगा, क्योंकि ये 2011 का है, तो उस समय से अभी 2022 चल रहा है, 11 साल का अंतर है, तो इसमें डेवलपमेंट हुआ ही होगा, और हुआ भी है, देखने को मिल रहा है। दशकीय वृद्धि दर 25.42% है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का दशकीय वृद्धि दर जो है 25.42% है। बिहार में अनुसूचित जनजाति ST, शेड्यूल्ड ट्राइब बोलते हैं ना, उनकी जनसंख्या है 13,36,573, और ये बिहार की जनसंख्या का मात्र 1.3% है। लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात 918 है। बिहार में 1000 की आबादी पर 918, मतलब कि 918 महिलाएं हैं, तो ये कम है। 918 लिंगानुपात है। वहीं शिशु लिंगानुपात की बात करें तो ये सुधरा है, अच्छा है, 935 है। अच्छा क्या बोलेंगे, लेकिन फिर भी ठीक है, 935 है शिशु लिंगानुपात, ये याद रखना है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर हैं 26 ऐसे नगर हैं जहां पे 1 लाख से अधिक जनसंख्या है। वहीं बात करें जन्म दर की, तो बिहार में जो जन्म दर है प्रति हजार वो 30.9 है। कितना है? 30.9 जन्म दर। मृत्यु दर की बात करें तो 7.9 प्रति हजार है। कितना है? 7.9 प्रति हजार मृत्यु दर। मातृत्व मृत्यु दर की बात करें, MMR की, मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं MMR को, 331 है प्रति 1 लाख जीवित शिशु पर। वे 1 लाख जीवित शिशु पर 331 माताएं हैं जिनकी मृत्यु हो रही है। अभी पहले तो बहुत ज्यादा था, अभी सुधार हुआ है, लेकिन मौत कहीं से भी अच्छी बात नहीं है, ये सुधरना चाहिए, इसमें सुधार होनी चाहिए। लेकिन पहले तो और भी भयावह स्थिति थी। अब बात करते हैं जनसंख्या 2011 में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला की बात करेंगे तो शेखपुरा। ये जनसंख्या के आधार पे बात कर रहे हैं हम, क्षेत्रफल के आधार पे बदल जाएगा, ये शिवर हो जाएगा। तो यहाँ पर जनसंख्या के आधार पे पूछा गया है, न्यूनतम जनसंख्या शेखपुरा का है और अधिकतम जनसंख्या पटना की। सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ पे रहते हैं? गया में। और ये कितना प्रतिशत है? 30.4%। बिहार की आबादी जो है उसका मैक्सिमम लोग 30.4% गया में ही रहते हैं अनुसूचित जाति का। न्यूनतम अनुसूचित जाति किशनगंज में है 6.7%। सबसे कम अनुसूचित जाति कहाँ रहते हैं? किशनगंज में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वह शिवहर है। शिवहर क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, जहां पे 1880 लोग रहते हैं। कितना? 1880। शिवहर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वह है कैमूर, वहां पे 488 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये जो जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है प्रति वर्ग किलोमीटर के आधार पर निकाला जाता है कि कितने लोग रहते हैं वर्ग किलोमीटर में, तब पता चलता है कि यहाँ की डेंसिटी क्या है। हमें उतना डेप्थ नहीं जाना है, क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं, तो बस इतना याद रखिए। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर में है और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कैमूर में है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर रोहतास में है। सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग कहाँ पे है? बिहार में, रोहतास में। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर कहाँ पे है? पूर्णिया में। पूर्णिया में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर है, कम पुरुष पढ़े लिखे हैं पूर्णिया में। रोहतास पुरुष में भी सबसे अधिक है और महिला में भी सबसे अधिक साक्षर जिला है। सर्वाधिक महिला साक्षर दर वाला जिला है रोहतास, तो वो काफी बढ़िया है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला अगर जिला बोला सहरसा है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला सहरसा है। तो यहाँ पे महिला साक्षरता दर में न्यूनतम चेंज हो गया है। पुरुष में न्यूनतम पूर्णिया है और महिला में न्यूनतम सहरसा है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला मधेपुरा है। सबसे अधिक यहाँ पर वृद्धि हो रहा है जनसंख्या में, अप्रोक्सीमेट 31.12%। 31.12% की वृद्धि दर है। दशकीय वृद्धि दर कहाँ पे है? मधेपुरा में। और ये सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है मधेपुरा। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है गोपालगंज, जहां पे मात्र 19.02% की वृद्धि है दशकीय वृद्धि। तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि गोपालगंज और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि मधेपुरा।
सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला अगर बोले तो यह है गोपालगंज, जहाँ पे काफी अच्छी स्थिति है। 1000 पुरुष पे 1021 महिलाएं हैं, ये बहुत अच्छा है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला है वो है मुंगेर। मुंगेर है जहाँ पे मात्र 876, 6, 7, 8 याद रखना, 6, 7, 8, मात्र 876 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पे। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है 876। सर्वाधिक नगरीकरण कहाँ का है? पटना का। बिहार में सर्वाधिक नगरीकरण वाला जिला पटना है, जहाँ पे 43.1% क्षेत्र का नगरीकरण हो चुका है। मैंने बात किया था ग्रामीण क्षेत्र समस्तीपुर है, और यहाँ देखिए न्यूनतम नगरीकरण वाला जो जिला है वह है समस्तीपुर। 3.46% मात्र ही यहाँ पे नगरीकरण हो पाया है, तो अभी भी बहुत पीछे है समस्तीपुर। न्यूनतम नगरीकरण वाला जिला है समस्तीपुर, 3.46% ही मात्र नगरीकरण हो पाया है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है, सर्वाधिक एसटी वाला जिला है पश्चिम चंपारण, जहाँ पे 6.35% अनुसूचित जनजाति लोग रहते हैं। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला है शिवहर। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला है शिवहर, जहाँ पे मात्र 0.05% ही अनुसूचित जनजाति है, एसटी है। वहीं एससी की बात करें, न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला, शेड्यूल कास्ट वाला हो जाएगा किशनगंज, आपने पढ़ा है अभी। और सर्वाधिक कहाँ का हो जाएगा? गया में अनुसूचित जाति। अब हम लोग प्रशासनिक परिदृश्य से देखते हैं। बिहार में कुल जिले हैं 38। कितना है? 38 जिला है। सबसे बड़ा जिला है पश्चिम चंपारण। क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार अगर पूछेगा तो पश्चिम चंपारण, और जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जिला पूछेगा तो पटना। दोनों याद रखना। सबसे छोटा जिला देखिए, मैंने बोला था ना शिवहर है क्षेत्रफल के अनुसार, शिवहर क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है, और शेखपुरा जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा जिला है। शेखपुरा जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा जिला है, और शिवहर क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला है। बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है, वह है पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर एवं भागलपुर। तो बिहार में प्रमंडल कितने हैं? 9। कौन कौन है? पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर। वही बात करें अनुमंडलों की संख्या की तो 101 है बिहार में अनुमंडल। सामुदायिक विकास खंड 534 है, ब्लॉक जिसको बोलते हैं। और राजस्व गांव है 45,103। कितना राजस्व गांव है? 45,103। पुलिस जिले हैं 44, सिविल है जिसमें 40 और रेलवे है 4। पुलिस जिला अगर पूछा जाएगा तो वो नॉर्मल जो हमारा जिला है 38, उससे 6 यहाँ पर अधिक है, 44 है, जिसमें सिविल है 40 और रेलवे है 4। तो हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है बिहार के बारे में, एक बार क्विक रिवीजन मार लेते हैं। बिहार एक विहंगावलोकन हमने पढ़ा सामान्य परिचय। नाम बिहार है, इसका स्थापना हुआ था 22 मार्च को। 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। इसकी राजधानी पटना है, और बिहार का जो उच्च न्यायालय है पटना में ही है, राजधानी में है। और स्थापना हुआ था 1 दिसंबर 1913 को, बट उद्घाटन हुआ था 3 फरवरी 1916 को। क्वेश्चन पूछा जाता है उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो 1916 ही होता है ऑप्शन में, आंसर 1916 होगा। जनसंख्या की दृष्टि से क्रम तीसरा है बिहार का जनगणना 2011 के अनुसार। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम 12वां है राज्यों के अनुसार। राज्य में अगर स्थान पूछा जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 12वां, अगर राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश में स्थान पूछा जाएगा तो बिहार का स्थान है 13वां। अगर वही जनसंख्या के आधार पर पूछा जाएगा तो तीसरा है, क्योंकि पहले बोला गया। जलवायु की बात करें तो सामान्य वर्षा 1205 मिलीमीटर होता है, 1205 मिलीमीटर। वर्ष 2019 में यह 1194.7 मिलीमीटर था। औसत वर्षा की बात करें तो 52.5 दिन प्रतिवर्ष होता है। जलवायु की बात करें तो मानसूनी है। सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होता है, न्यूनतम वर्षा अरवल में होता है। सर्वाधिक औसत आर्द्रता वाला जिला है सुपौल। वही बात करते हैं भौगोलिक परिदृश्य की, तो अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश। वही देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट से 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर है। क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। और बिहार की क्षेत्रफल की लंबाई की बात करें उत्तर से दक्षिण की तो 345 किलोमीटर है, 345 उत्तर से दक्षिण में। चौड़ाई की बात करें पूर्व से पश्चिम की तो ये हो जाता है 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर। शहरी क्षेत्रफल की बात करें तो कम है
1095.49 वर्ग किलोमीटर मात्र शहरीकरण हुआ है यहाँ पे। और ग्रामीण क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे अधिक 92,257.51 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्रफल है। भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा अगर बात करें बिहार में तो वो मात्र 2.86% है और समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट है बिहार की। राजकीय प्रतीक की बात करें तो राजकीय वृक्ष है पीपल, राजकीय पुष्प है गेंदा, राजकीय पशु है बैल और 2013 से पूर्व यह रिच था। 2013 में बैल को राजकीय पशु मान लिया गया था। राजकीय पक्षी गौरैया है, पहले नीलकंठ था। राजकीय भाषा हिंदी है, देख लीजिए हिंदी। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। राजकीय मछली मांगुर है। राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है, 2 स्वास्तिक के बीच में। जनगणना 2011 जो है जनसंख्या उसका हम देखते हैं कितना है। कुल जनसंख्या है बिहार की 10,40,99,452 जो कि देश की कुल जनसंख्या का 8.60% है। अनुसूचित जाति की बात करें तो 1,65,67,325 अनुसूचित जाति की जनसंख्या है जो कि बिहार की जनसंख्या का 15.9% है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1106 वर्ग किलोमीटर है। साक्षरता दर की बात करें तो 61.80% है, जहां पुरुष साक्षर 71.2% है और महिला साक्षरता दर है 51.5%। दशकीय वृद्धि की बात करें तो 25.42% है दशकीय वृद्धि। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो वह 13,36,573 और यह बिहार की जनसंख्या का मात्र 1.3% है। लिंगानुपात की बात करें तो बिहार में लिंगानुपात 918 है। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 935 है, तो यहाँ से 17 अधिक है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर 26 हैं और जन्म दर 30.9 प्रति हजार है। मृत्यु दर 7.9 प्रति हजार है। मातृत्व मृत्यु दर 331 प्रति 1 लाख जीवित शिशु पर है। जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति गया में है 30.4% और न्यूनतम अनुसूचित जाति किशनगंज में है 6.7%। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर में है 1880 और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कैमूर में है 488। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर रोहतास में है और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर पूर्णिया में है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर रोहतास में है, अगेन न्यूनतम महिला साक्षरता दर सहरसा में है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर मधेपुरा में है 31.12%। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर गोपालगंज में है 19.02%। सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज में है 1021। न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर में है 876। सर्वाधिक नगरीकरण पटना में हुआ है 43.1%। न्यूनतम नगरीकरण समस्तीपुर में हुआ है 3.46%। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पश्चिम चंपारण में है 6.35%। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति शिवहर में है 0.05%। तो अनुसूचित जनजाति सबसे अधिक पश्चिम चंपारण में और न्यूनतम शिवहर में। प्रशासनिक परिदृश्य है, कुल जिले 38 हैं। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार पश्चिम चंपारण है और जनसंख्या के अनुसार पटना है। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार शिवहर है और जनसंख्या के आधार पर शेखपुरा है। प्रमंडल 9 है बिहार में, वह है पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर। अनुमंडल 101 है और सामुदायिक विकास खंड 534 है। राजस्व गांव 45,103 है। पुलिस जिले 44 है जिनमें सिविल 40 और रेलवे 4 है। बात करते हैं सीमा की, बॉर्डर की सीमाएं। ये देख लीजिए, इसको नॉर्थ बोलते हैं उत्तर, इसको साउथ बोलते हैं दक्षिण। ईस्ट है पूर्व, वेस्ट है पश्चिम। उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। नेपाल की सीमा से लगने वाले सीमावर्ती जिले हैं बिहार के 7 और उत्तर प्रदेश राज्य से बिहार का जो सीमा लगता है वो 8 है और झारखंड से कितना लगता है, 8 ही लगता है, 8। और पूर्वी पश्चिम बंगाल, पूर्व में जो पश्चिम बंगाल है इसके सीमावर्ती जिले हैं बिहार के 3। क्लियर है? तो उत्तर में नेपाल है और नेपाल के सीमावर्ती जिले 7 हैं। वो कौन कौन सा है देखिए, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्वी चंपारण तथा पश्चिमी चंपारण। सीमावर्ती जिले हैं 7, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्वी चंपारण तथा पश्चिमी चंपारण। वहीं बात करें दक्षिण की तो दक्षिण में झारखंड है और सीमावर्ती जिले हैं बिहार के 8। वो कौन कौन से हैं, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर तथा कटिहार। फिर से देखिए, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया
औरंगाबाद, रोहतास। पूरब में भी 3 जिले हैं, वो है कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, जो कि पश्चिम बंगाल की सीमा से लगता है। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से 8 जिले लगते हैं बिहार के, वो है रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, ये 8 जिले। किशनगंज जो है ऐसा जिला है बिहार का जो कि नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से लगता है। नेपाल और वेस्ट बंगाल दोनों की सीमाओं से इसका सीमा लगता है किशनगंज का। वही बात अगर करिएगा पश्चिम में, तो पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण एक ऐसा जिला है बिहार का जो नेपाल से और उत्तर प्रदेश से दोनों से मिलता है। अब बात करते हैं सिंचाई की। बिहार की सबसे बड़ी नदी है गंगा। गंगा तेरा पानी अमृत, घर घर बहता जाए। सबसे बड़ी नदी है बिहार की गंगा। कुल सिंचित क्षेत्र है 57% कृषि क्षेत्र। यहाँ का 57% कृषि क्षेत्र सिंचित है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है गंडक परियोजना। बिहार की सबसे बड़ी परियोजना कौन सा है? सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना। और कुल सिंचाई में भाग है प्रतिशत में, वह है नलकूप का 63.9%। और सबसे अधिक है बिहार में नलकूप, जिसके माध्यम से सिंचाई की जाती है, 63.9%। वहीं नहर की बात करें तो नलकूप के बाद दूसरा स्थान है नहर का 30.6%, इससे सिंचाई की जाती है। और थर्ड है तालाब व अन्य, जहाँ पे 5.5% तालाब या अन्य स्रोत से सिंचाई की जाती है बिहार में। याद रहेगा, नलकूप 63.9%, नहर 30.6% और तालाब व अन्य 5.5%। लोकसभा में बात करते हैं तो बिहार में लोकसभा की सीट 40 है, जिनमें अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीट है 6। वो कौन कौन सा है? गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई और सासाराम, गया, ये 6 जिले हैं। सासाराम, गया, जमुई, समस्तीपुर, हाजीपुर, गोपालगंज, ये 6 जिले हैं जहां पे लोकसभा की 6 सीटें आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया, सासाराम। राज्यसभा की कुल सीटों की बात करें तो 16 है बिहार में। और स्थानीय शासन की बात करें बिहार में तो जिला परिषद 38 है, 38 जिला परिषद। पंचायत समिति 534 है और ग्राम पंचायत 8406 है। ग्राम पंचायत कितना है? 8406, पंचायत समिति 534, जिला परिषद 38। और बिहार में नगर निगम की संख्या है 18। कितना नगर निगम है? 18। 18 नगर निगम कौन कौन सा है? पहला है पटना, गया। याद रखिए, पटना नगर निगम पहला इसलिए भी है कि 1952 ईस्वी में नगर निगम का गठन हुआ था। तो पटना, गया, आरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर, कटिहार, बिहार शरीफ, भागलपुर, बेगूसराय, दरभंगा, छपरा, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी, समस्तीपुर भी है नगर निगम, सासाराम एवं सहरसा। सासाराम, सहरसा, सासाराम, समस्तीपुर, 300 है ना, सहरसा, सासाराम, समस्तीपुर। अब यहाँ देखिए 3-3 करके याद रखिए। मधुबनी, बेतिया, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी। छपरा, दरभंगा, बेगूसराय, दरभंगा, छपरा। भागलपुर, बिहार शरीफ, कटिहार, बिहार शरीफ, भागलपुर। मुंगेर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, मुंह है तो मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर। अब आरा, गया, पटना, सब में आ बढ़िया है। पटना, गया, आरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर, कटिहार, बिहार शरीफ, भागलपुर, बेगूसराय, दरभंगा, छपरा, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी, समस्तीपुर, सासाराम और सहरसा। ये कुल 18 नगर निगम है। चलिए रिवाइज कर लेते हैं एक बार। सीमा है उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। उत्तर में नेपाल है, जहां पे बिहार के सीमावर्ती जिले हैं 7, वो है सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्वी चंपारण तथा पश्चिमी चंपारण। वहीं दक्षिण की बात करें तो सीमावर्ती जिले हैं बिहार के 8, झारखंड से लगते हैं सीमा, और वो है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर तथा कटिहार। वहीं पूर्व की बात करें तो पश्चिम बंगाल है, जहाँ पे बिहार का सीमा लगता है। 3 जिले ऐसे हैं जो पश्चिम बंगाल से सीमा बनाती हैं, वो है कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। पश्चिम की बात करें तो उत्तर प्रदेश है, जिनसे बिहार का 8 जिलों की सीमा लगती है, वो है रोहतास, कैमूर,
रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज तथा पश्चिम चंपारण। झारखंड की बात करें तो 8 बता चुके हैं हम। अब हम लोग सिंचाई की बात करते हैं। सबसे बड़ी नदी है गंगा, कुल सिंचित क्षेत्र है 57% कृषि क्षेत्र। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है गंडक परियोजना, कुल सिंचाई में भाग है नलकूप का 63.9%, नहर का है 36.6%, तालाब व अन्य की बात करें तो 5.5%। अब बात करते हैं लोकसत्ता की। लोकसभा में कुल सीट है 40, जिनमें अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीट है 6। गोपालगंज में, हाजीपुर में और समस्तीपुर, जमुई, गया तथा सासाराम, ये 6 जिले हैं जहां पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। एक चीज और बताते हैं, अगर विधानसभा की बात कर ले कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीट आरक्षित है। देखिए, पहले 245 टोटल सीट था, जिनमें 2 एंग्लो इंडियन को राज्यपाल क्या करते थे, नियुक्त करते थे। बट संशोधन जो हुआ है इस बार लोकसभा में कि एंग्लो इंडियन को मनोनीत नहीं करना है, तो कुल सीट हो गया 243। 243 में यूआर के लिए जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है वो 203 सीट है, अनारक्षित सीट है 203। और अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा में 38 सीट है एससी के लिए, और एसटी के लिए 2 सीट है मात्र। तो ये दोनों मिलकर 40 हो गया और ये 203, 243 हो गया कुल। ये विधानसभा की बात हमने कर ली। अब बात करते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा में कुल सीट है 16, और स्थानीय शासन की बात करें, स्वशासन की, तो जिला परिषद 38 है, पंचायत समिति 34 है, ग्राम पंचायत 8406 है, नगर निगम 18 है, वो है पटना, गया, आरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर, कटिहार, बिहार शरीफ, भागलपुर, बेगूसराय, दरभंगा, छपरा, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी, समस्तीपुर, सासाराम, सहरसा, ये 18 नगर निगम। राज्य की विधायिका की बात करते हैं। देखिए, विधानसभा कुल सीटें हैं 243, अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है 38, जिनमें अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीट है 2, वो है कटोरिया व मनिहारी के लिए। समझ में आ गया? अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित सीट है वो 2 है, वो भी किसके लिए है, कटोरिया व मनिहारी के लिए। 243, 38 एससी के लिए, 2 एसटी के लिए। विधान परिषद में जो सीट है टोटल बिहार में वो है 75। अब बात करते हैं परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण बात करते हैं। बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 729 किलोमीटर। 729, 7 में 2 जोड़िए 9। बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 729 किलोमीटर। ओके, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है 5947.84 किलोमीटर। तो बिहार से जो एनएच रोड गुजरती हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, वह है 5947.84 किलोमीटर। बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा का गठन किया गया 22 मार्च 1912 को, और इसी दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है 22 मार्च को। तो बंगाल में पहले था, बंगाल में ही बिहार और उड़ीसा प्रांत था, लेकिन 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग करके बिहार एवं उड़ीसा का गठन किया गया। संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य के प्रथम राज्यपाल थे श्री सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। श्री सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ये काफी प्रसन्न रहते थे सत्येंद्र जी। श्री सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जब उड़ीसा और बिहार दोनों संयुक्त राज्य था तो उसके प्रथम राज्यपाल थे। देखिए कितना डेप्थ है, अगर ऐसा बीपीएससी क्वेश्चन पूछेगा ना, नहीं पढ़े रहेंगे तो बने रहेंगे। बिहार विधान परिषद काउंसिल का भवन कब बना था? ये बना था 1920 में। बिहार में जो विधान परिषद काउंसिल है उसका भवन 1920 ईस्वी में बन गया था। श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में प्रथम सरकार गठित हुई। कब गठित हुई थी? 20 जुलाई 1937 में। विधानमंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था 22 जुलाई 1937 में। तो जब नेतृत्व की बात कर ले कि श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में प्रथम सरकार का गठन कब हुआ था, तो हमारा आंसर होगा 20 जुलाई 1937। और वहीं पे विधानमंडल के प्रथम अधिवेशन की बात करेंगे तो 2 दिन बढ़ा देंगे, 22 जुलाई 1937। एक क्वेश्चन पूछा था प्रांतीय सरकार में, प्रांतीय सरकार 1937 है ना, उसमें बिहार का प्रधानमंत्री कौन था? पहले मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते थे, मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री कहा जाता था, तो वो थे मोहम्मद यूनुस। ये याद रखना है, मोहम्मद यूनुस प्रांतीय सरकार में प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब महत्वपूर्ण तथ्य है, प्रथम विधानसभा का विघटन हुआ था 31 अक्टूबर 1939 में। पहली बार जो विधानसभा का विघटन हो गया था वो कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1939। 1939 याद रखना है। बिहार के नामकरण का कारण क्या है? बिहार का जो नाम बिहार पड़ा है वो क्यों पड़ा है, ये पूछ रहा है। उसका कारण है बौद्ध विहारों की अधिकता।
यानी कि बिहार में जो बौद्ध लोग थे उनके बहुत सारे विहार, रहने की जो जगह थी, मठ था, उसको हम विहार बोलते थे। यहाँ बिहार में मठ को विहार बोला जाता था, भिक्षुओं के रहने के स्थल को विहार कहा जाता था, इसलिए इसका नाम बिहार पड़ा। तो बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण बिहार के नामकरण का जो बिहार है वो आज के अस्तित्व में बिहार नाम है उसका। बिहार की ज्यामितीय आकृति है आयताकार। बिहार है, देख रहे हैं ना, आयताकार रहता है इसका, ऐसे करके है, आयताकार स्थिति है बिहार की। बिहार से झारखंड पृथक किया गया 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड अलग हो गया। और कितना भूमि लेकर बिहार का अलग हुआ? 46%। 46% भूमि लेकर ये अलग हो गया। अब हम लोग प्रशासनिक मानचित्र की चर्चा करेंगे। यहाँ पे ये हमारा बिहार देखिए आयताकार है ना, अभी बात किए थे वो है। देखिए जनसंख्या, अब ये जो सीमावर्ती जिला है उसको याद करने के लिए मैप सबसे बढ़िया स्रोत है, अगर याद करना चाहें तो ये कैसे याद कर सकते हैं? उस समय मैंने बोला था कि रोहतास जो है उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों राज्य से लगता है, जम्मू भभुआ नहीं लगता, रोहतास लगता है। तो अगर सीमावर्ती करके याद करना होगा तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर है जो कि एकदम अंदर में है, देख रहे हैं ना, ये नहीं लग रहा है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, 7 है ना, किशनगंज, अररिया, सुपौल 3 हो गया, मधुबनी, सीतामढ़ी 3 2 5, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण 2 7 हो गया। तो पश्चिम से पूर्व आएंगे, सीता जी से मिलेंगे, मधुबनी मधु खाएंगे, मधु खाने के बाद सुपौल चले जाएंगे, उसके बाद अररिया, फिर किशन से मिलेंगे, कृष्ण भगवान से, किशनगंज। और यहाँ पे 8 है उत्तर प्रदेश से, वो कौन कौन सा है? पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। 1 2 3 4 5 6 7 8। पूर्वी चंपारण नहीं है, पश्चिमी चंपारण है, जो उत्तर प्रदेश से लगती है। अब ये 3 देखिए, 3 जिला जो पश्चिम चंपारण से लगता है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। अब अगर हम बात करें इधर झारखंड से लगने वाला, तो ये भी 8 है। ये कौन कौन सा है? तो ये है रोहतास, औरंगाबाद, रोहतास के बाद औरंगाबाद, गया, नवादा, गया नवादा, गया गया कोई वादा नहीं किया, फिर जमुई, बिना वादा करके जमुई चला गया और वहां बांके बिहारी लाल से मिला, फिर भाग गया, बांके बिहारी लाल से मिलकर भाग गया और भाग करके कटिहार चला गया। कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, 8। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। क्लियर है? तो कौन कौन जिला 2 राज्यों से मिलता है और कौन जिला एक देश और एक राज्य से मिलता है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो ये पश्चिम चंपारण है जो नेपाल से मिलता है, एक कंट्री है, और दूसरा उत्तर प्रदेश से मिलता है। बिहार का एक ऐसा जिला है जो एक नहीं 2 जिला है, एक किशनगंज भी है जो नेपाल से मिलता है और पश्चिम बंगाल से मिलता है। बिहार के 2 जिले ऐसे हैं जो देश से अपना सीमा रेखा बनाती है और राज्य से भी, वो है पश्चिम चंपारण, नेपाल से भी बनाती है, उत्तर प्रदेश से भी, और किशनगंज है जो नेपाल से भी सीमा बनाती है और पश्चिम बंगाल से भी। वहीं कटिहार की बात करें तो ये 2 राज्यों से सीमा बनाती है, एक पश्चिम बंगाल और दूसरा है झारखंड। और रोहतास भी है, 2 राज्यों से बनाती है। यहाँ पे नक्शा देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश का एरिया है और ये झारखंड का एरिया, उत्तर प्रदेश और झारखंड। चलिए, अब यहाँ पर जो प्रशासनिक मानचित्र है उसमें बताया गया कि किस जिला में क्या क्या है। ठीक है, पहले वो समझ लेते हैं। तो ये पश्चिम चंपारण जो है ना, वो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, बिहार का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, ज्यादा एरिया है यहाँ पर। ऐसे पढ़ते हैं उत्तर से। फिर शिवहर है, शिवहर सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है, जो सबसे छोटा है और सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। 1880 हमने पढ़ा था, यहाँ पे लोग रहते हैं। फिर यहाँ पर है मधेपुरा, मधेपुरा सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है। और सहरसा जो है उसके नीचे, ठीक नीचे, मधेपुरा के नीचे न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला है, जहाँ पे बहुत कम महिला साक्षर है। अब पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है, यहाँ पे पुरुष बहुत कम साक्षर है, यहाँ पे न्यूनतम साक्षरता, और महिला न्यूनतम है सहरसा में, ये हम बता चुके हैं, न्यूनतम महिला साक्षरता और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर पूर्णिया में। सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ है? तो वो है रोहतास में, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला भी है और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला है। शेखपुरा है, शेखपुरा न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला शिवहर है।
जनसंख्या के दृष्टिकोण से शेखपुरा, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से शिवहर। मुंगेर की बात करें तो यहाँ पे न्यूनतम लिंगानुपात है, न्यूनतम लिंगानुपात 6, 7, 8 हमने पढ़ा था, 876 मुंगेर का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। अब ऊपर से पढ़ते हैं, गोपालगंज की बात करते हैं। गोपालगंज सर्वाधिक लिंगानुपात और सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जिला, सबसे कम दशकीय लगभग 19 दशमलव समथिंग है, 19% के आसपास। तो सर्वाधिक लिंगानुपात भी है यहाँ पे, 1021 के आसपास है जनसंख्या महिलाओं की 1000 पुरुष पे। तो सर्वाधिक लिंगानुपात हो गया और सबसे कम दशकीय वृद्धि है, और सबसे अधिक दशकीय वृद्धि वाला है मधेपुरा। बात करें पटना की, पटना सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, जहाँ पे 58,38,465 लोग रहते हैं, 58,38,465, और सबसे बड़ा शहर मेट्रोपॉलिटन महानगर भी है। बिहार का मात्र एक ही मेट्रोपॉलिटन नगर है और वो है पटना महानगर। ओके, कैमूर भभुआ की बात करें तो न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है, न्यूनतम जनघनत्व वाला हो गया, यहाँ पे 488 रहते हैं, और सर्वाधिक जनघनत्व शिवहर में, यहाँ पे 1880 के आसपास लोग रहते हैं। क्लियर हो गया, ये मैप हमने समझ लिया, उत्तर दक्षिण भी समझ लिया, पूर्व पश्चिम भी समझ लिया। मैप पे ज्यादा टाइम लगा रहे हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन रहता है 1-2, तो इसको अगर बढ़िया समझ जाइएगा तो 2 क्वेश्चन आपका सिक्योर हो जाएगा। ओके, मैं इसको एक बार और मिटा दे रहा हूँ पूरा। पहला है नीचे वाला, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, ये बीच का एरिया है। सीमावर्ती तो डिस्कस कर ही लिया है ना, बीच वाला करना। अरवल, जहानाबाद, अरवल के बाद जहानाबाद, उसके बाद नालंदा, फिर शेखपुरा, फिर लखीसराय, फिर मुंगेर। ऊपर में हम लोग क्या याद करेंगे, याद कर लेते हैं सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, बीच का। सारण के बाद मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर के बाद दरभंगा, दरभंगा के बाद सहरसा, सहरसा के बाद मधेपुर। 1, 2, 3, 4, 5 ऊपर में, 6 नीचे में। अब बीच वाला देखिए, बीच में भोजपुर के बाद पटना, उसके बाद है वैशाली, समस्तीपुर, फिर बेगूसराय और फिर खगड़िया। ये 3 रो में याद करना है। यहाँ भी 6 है, नीचे 6, फिर 6 और ऊपर में 5। ओके, अब किस जिला के बगल में कौन सा जिला है, इसके लिए तो मैं आपको बढ़िया से देखना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम बता देते हैं कि बीच वाला ही उठाते हैं। कोई क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन तो बनाने पे है। समस्तीपुर जिला की सीमा से लगने वाले कितने जिले हैं? अभी मैप को ठीक से देखना होगा ना आपको कि देखिए कैसे कैसे गया। तो एक तो वैशाली हो गया, दूसरा मुजफ्फरपुर हो गया, 1, 2, तीसरा हो गया दरभंगा, दरभंगा के बाद हो गया ये खगड़िया 4, और 5वां हो गया बेगूसराय, और 6ठा हो गया पटना। पटना से भी समस्तीपुर का सीमा लगता है। जमुई से पूछ लेगा कौन कौन सटा हुआ है, तो नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, बांका, यहाँ भी 5 है। इस तरह से याद किया जा सकता है। एग्जाम्पल दे दिए हैं, बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया मैंने मैप पे। चलिए एक बार रिवीजन मारते हैं क्या क्या पढ़ लिया हमने। राज्य की विधायिका, विधानसभा में सीट है 243, अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है 38, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है 2, एक कटोरिया व दूसरा मनिहारी। विधान परिषद सीटें हैं 75। और परीक्षा की दृष्टि से देखें, बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 729 किलोमीटर। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है 5947.84 किलोमीटर। बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा का गठन किया गया 22 मार्च 1912 में। संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य के प्रथम राज्यपाल थे श्री सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बिहार विधान परिषद काउंसिल का भवन बना था 1920 में। श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में प्रथम सरकार गठित हुई 20 जुलाई 1937 को, और विधानमंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था 22 जुलाई 1937 को। प्रथम बिहार विधानसभा का विघटन हुआ 31 अक्टूबर 1939 को। बिहार के नामकरण का कारण बौद्ध बिहारों की अधिकता थी। बिहार की ज्यामितीय आकृति है आयताकार। बिहार से झारखंड पृथक किया गया 15 नवंबर 2000 को। 46% भूभाग के लेकर वो अलग हुआ। बिहार की प्रशासनिक मानचित्र है जिसमें हमने पढ़ा था पश्चिम चंपारण सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, शिवहर सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला और सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है, और वहीं पे मधेपुरा सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है मधेपुरा। सहरसा की बात करें तो सहरसा न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला है। पूर्णिया की बात करें तो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला है। ठीक है, और
वही बात मुंगेर की करें तो मुंगेर में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है, ये सबसे कम है 876। और शेखपुरा की बात करें तो शेखपुरा जिला न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से शिवहर है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से छोटा शेखपुरा है। बार बार रिपीट कर रहे हैं। रोहतास की बात करें तो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है और यहाँ पर सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर, तीनों चीज यही है। कैमूर भभुआ में न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है, ये 488 लोग हैं यहाँ पे। और पटना की बात करें तो पटना सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, जहाँ पे 58,38,465 लोग रहते हैं। सबसे बड़ा शहर मेट्रोपॉलिटन महानगर है और एक ही महानगर है बिहार की, पटना। गोपालगंज की बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात और सबसे कम दशकीय वृद्धि यहाँ पर है। अब हम लोग बात करते हैं बिहार का इतिहास एवं संस्कृति की। बिहार का प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार। प्रागैतिहासिक कालीन बिहार की बात करें, इस बुक की खासियत है कि जो पढ़े हुए हैं ना लोग, वो अगर रिवीजन मारना चाहे एग्जाम के टाइम में तो उसके लिए बेस्ट बुक है। एकदम बुलेट फॉर्म में फिगर के और चित्र के माध्यम से मेन पॉइंट बता दिया, आप रिकॉल कर सकते हैं। पूर्व पाषाण काल से संबंधित जिले हैं मुंगेर, नालंदा और पश्चिम चंपारण, जिसे पहले वाल्मीकि नगर भी कहते थे। फिर से याद रखें, मुंगेर, नालंदा, वाल्मीकि नगर, जिसे पश्चिम चंपारण आज के दौर में कहा जाता है, ये पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। नवपाषाण युग की बात करें तो उसमें 5 था। चिरांद, जिसको सारण बोलते हैं, ताराडीह पहले नाम था, अब गया बोला जाता है, चेचर अब वैशाली कहा जाता है, मनेर पटना को कहा जाता है, सिनवार रोहतास कहा जाता है। तो ये नवपाषाण युग के 5 जिले हैं जो नवपाषाण युग से संबंधित है। वह सारण, गया, वैशाली, पटना, रोहतास। बात करें पुराने नाम में तो चिरांद, ताराडीह, चेचर, मनेर और सिनवार। ताम्रपाषाण युग की बात करते हैं। ताम्रपाषाण, जहां पे तांबा की खोज हो चुकी थी, वो था चिरांद। चेचर, सिनवार, ताराडीह, सोनपुर, मनेर, मांझी ताम्रपाषाण युग से संबंधित जिले हैं। क्लियर रहेगा? ताम्रपाषाण युग से संबंधित हैं चिरांद, चेचर, सिनवार, ताराडीह, सोनपुर, मनेर, मांझी। सारण, रोहतास, सारण, वैशाली, रोहतास, गया, पटना, सोनपुर, सोनपुर का नाम तो सोनपुर है, मांझी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार स्थित महाजनपद, 6ठी शताब्दी की बात हो रही है। तो बिहार में कौन कौन महाजनपद स्थित थे? देखिए, बिहार में 3 महाजनपद थे। एक था अंग, दूसरा था वज्जी और तीसरा था मगध। वैसे अगर कहिएगा तो भारत में कुल 16 महाजनपद थे, जिसका वर्णन अंगुत्तर निकाय में है। 16 महाजनपदों का कहां पे वर्णन है? अंगुत्तर निकाय में। और इस 16 महाजनपद का ही ये हिस्सा है 3। वो है एक अंग, दूसरा है वज्जी और तीसरा है मगध। अंग महाजनपद की बात करते हैं तो इसका प्रथम उल्लेख मिला है अथर्ववेद में। ओके। और बिहार का जो प्राचीन इतिहास का उल्लेख मिलता है वो अथर्ववेद में ही मिलता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। प्रथम उल्लेख अंग के बारे में अथर्ववेद में किया गया है और इसकी राजधानी मालिनी को बताया गया है, जिसका दूसरा नाम है चंपा चेनप्पो। चंपा और चेनप्पो। तो अंग राजधानी कहाँ बताई गई थी? मालिनी। और इस मालिनी का दूसरा नाम है चंपा चेनप्पो। आज की वर्तमान स्थिति क्या है अंग महाजनपद का? तो आधुनिक भागलपुर और मुंगेर का जो एरिया है ये अंग का क्षेत्र हुआ करता था पहले, जिसको मालिनी, चंपा, चेनप्पो वगैरह बोला जाता था। यही अंग महाजनपद आज के दौर में क्या है? भागलपुर है। ऐसा भी पूछ सकता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार में स्थित जो महाजनपद अंग है, आधुनिक युग में आधुनिक नाम क्या है अंग का? तो आपको बताना होगा भागलपुर, मुंगेर। या ये पूछ लेगा कि अंग महाजनपद का वर्तमान में स्थिति आधुनिक युग में किन क्षेत्रों से संबंधित है? तो वो हो जाएगा भागलपुर और मुंगेर। वज्जी संघ, वज्जी देखिए वैशाली को कहा जाता है, वैशाली है ना। तो वज्जी संघ ये भी महाजनपद था, इसकी राजधानी वैशाली थी। आधुनिक वसाड़ इसको कहा जाता है, वसाड़ का जो एरिया है वो है। इसके संस्थापक थे वज्जी संघ के नाभानेदिष्टि या नमेदिष्ट बोलते हैं, नमोदिष्ट। नाभानेदिष्टि या नमोदिष्ट को वज्जी संघ का संस्थापक कहा जाता है। वज्जी संघ का संस्थापक कौन था? नमोदिष्ट या नाभानेदिष्ट।
8 जनों का संघ था ये वज्जी संघ, इसीलिए इसका नाम वज्जी पड़ा। 8 जनों का संघ था। कौन कौन था? वज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु, इक्ष्वाकु। 8 जनों का संघ था वज्जी संघ। उनमें थे वज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु, इक्ष्वाकु। याद कर लीजिएगा, इक्ष्वाकु, कुरु, भोग, उग्र, विदेह, ज्ञात्रिक, लिच्छवी, वज्जी। अब बात करते हैं मगध महाजनपद की। मगध महाजनपद का प्रथम उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। और इसके संस्थापक हैं बृहद्रथ। बृहदत्त। मगध जनपद के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ। और इसका उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। प्रारंभिक राजधानी ग्रीव्रज, जो कि आधुनिक राजगीर है, वो प्रारंभिक राजधानी थी, पहली राजधानी थी मगध की। प्रवर्ती राजधानी थी पाटलिपुत्र, पटना जिसको बोला जाता है। चलिए परीक्षा दृष्टि देखते हैं। पुरापाषाण कालीन एस्यूरी संस्कृति से संबंधित उपकरण एवं फूस की झोपड़ियां प्राप्त हुई है। कहां से? मुंगेर से, जिसको पैसरा बोलते हैं। पैसरा मुंगेर से पुरापाषाण कालीन एस्यूरी संस्कृति से संबंधित उपकरण एवं फूस की झोपड़ियां प्राप्त हुई है। प्रारंभिक पाषाण काल की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है नालंदा से। जेठियन बोलते हैं, जेठियन नालंदा में प्रारंभिक पाषाण काल की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई जेठियन नालंदा से। बिहार का इतिहास एवं संस्कृति में बिहार का प्राचीन इतिहास पढ़ा हम लोगों ने, जिसमें पढ़ा प्रागैतिहासिक कालीन बिहार, जिसमें पूर्व पाषाण काल से संबंधित जिलों के बारे में पढ़ा। और वो जिले थे 3, मुंगेर, नालंदा, वाल्मीकि नगर, जिसे अब के दौर में पश्चिम चंपारण कहा जाता है। हम लोगों ने पढ़ा नवपाषाण युग, जिनमें हमने चर्चा करी सारण की, गया की, वैशाली, पटना और रोहतास की। सारण को का जो नवपाषाण युग का ये नाम है, पहले चिरांद नाम था, गया को ताराडीह बोलते थे, वैशाली चेचर, पटना मनेर और रोहतास सेनवार। ताम्रपाषाण युग से संबंधित जो जगह हैं, जो जिले हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। वो था चिरांद, चेचर, शिनवार, ताराडीह, सोनपुर, मनेर, मांझी। ओके, ये टोटल 7 है और इन 7 जगहों से ताम्रपाषाण युग संबंधित है। बिहार का, ये बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार स्थित महाजनपद, और वो 3 थे, अंग, वज्जी और मगध। अंग की प्रारंभिक जो अंग के बारे में उल्लेख मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है। इसकी राजधानी मालिनी थी, अन्य नाम चंपा चेनप्पो है। वर्तमान स्थिति आधुनिक भागलपुर व मुंगेर है। वहीं बात करें वज्जी संघ की, तो इसकी राजधानी वैशाली, आधुनिक वशाड़ बोलते हैं। ओके, संस्थापक नभा निदिष्टि या नमोदिष्ट है, इसके संस्थापक वज्जी संघ के। और ये 8 जनों का संघ था, वज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु, इक्ष्वाकु, मगध महाजनपद। तो उसका प्रथम उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। संस्थापक थे बृहद्रथ। प्रारंभिक राजधानी ग्रीव्रज, से राजगीर कहते हैं, और प्रवर्ती राजधानी पाटलिपुत्र। परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पुरापाषाण कालीन एस्यूलरी संस्कृति से संबंधित उपकरण, ये एस्यूरी होना चाहिए, है ना। उपकरण एवं फूस की झोपड़ियां प्राप्त हुई हैं पैसरा मुंगेर से। प्रारंभिक पाषाण काल की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है जेठियन नालंदा से। पाषाण काल की कुल्हाड़ी कहां से प्राप्त हुई है? जेठियन नालंदा से। अब हम लोग बात करते हैं हर्यक वंश की। हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, और इनका काल था 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व। 5442 544 से 492 ईसा पूर्व। अच्छा, बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए और इन्होंने कौशल की राजकुमारी महाकोसला, जो कि प्रसेनजित की बहन थी, उनसे शादी किया। वैशाली की राजकुमारी चेलन्ना से शादी किया, जो चेटक की पुत्री थी। और मद्रकुल की राजकुमारी क्षेमा से शादी किया। 3 से शादी किस किस से किया? महाकोसला से, चेलन्ना से और क्षेमा से। महाकोसला प्रसेनजित की बहन थी और कौशल राज्य की राजकुमारी थी। चेलन्ना चेटक की पुत्री थी और वैशाली की राजकुमारी थी। क्षेमा थी मद्रकुल की राजकुमारी। बिंबिसार का जो काल था 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व, उस काल में इनके राजवैद्य हुआ करते थे जीवक, और जीवक ने काश्यप संहिता की रचना की थी। काश्यप संहिता की रचना जीवक के द्वारा किया गया था, और ये किनके दरबार में रहते थे? बिंबिसार के, और उनके वे राजवैद्य थे। उपाधि श्रेणीय प्राप्त किया था, श्रेणीय उपाधि से, और सेना में पहली बार हाथियों का प्रयोग किया गया था बिंबिसार के द्वारा। और इन्होंने अंग नरेश, वही भागलपुर का जो एरिया है, वो अंग नरेश थे ब्रह्मदत्त, उन पर विजय प्राप्त किया था बिंबिसार ने। बिंबिसार ने हरा दिया था उन्हें। अंग नरेश ब्रह्मदत्त पर विजय।
अब इनके पुत्र अजातशत्रु की बात करते हैं। अजातशत्रु की बात हो रही है, ये बिंबिसार के पुत्र थे। 492 से 460 ईसा पूर्व, 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व का ये कार्यकाल रहा इनका। और ये चंपा का प्रांतपाल थे अपने पिता के टाइम में, चंपा का प्रांतपाल। विवाह जो हुआ था इनका प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरा से, प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरा से इनकी शादी हुई थी अजातशत्रु की। और इनका दूसरा नाम था कुनिक। अजातशत्रु का नाम भी पूछ लेता है कि अन्य नाम क्या था, तो वो था कुनिक। और इन्होंने जो शादी किया था प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरा से। और अजातशत्रु बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। अजातशत्रु बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इन्हीं के काल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। अजातशत्रु के काल में इसकी कौन सा बौद्ध संगति हुआ था? प्रथम, अजातशत्रु के काल में ही प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। और अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त किया था। वैशाली पर इन्होंने विजय प्राप्त किया था। और ये विजय प्राप्त करने से तो ये जो युद्ध हुआ था वो 16 वर्ष तक हुआ था, जिसे 16 वर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और अजातशत्रु ने ही वैशाली के युद्ध में, जो 16 वर्ष का युद्ध हुआ था, उसमें पहली बार महाशिलाकंटक व रथ मुसल अस्त्र का प्रयोग किया था। महाशिलाकंटक व रथ मुसल अस्त्र का उपयोग किसने किया था? अजातशत्रु ने वैशाली के युद्ध में। अजातशत्रु के कूटनीतिज्ञ थे वश्यकार एवं सुनिध। वश्यकार एवं सुनिध जो थे अजातशत्रु के कूटनीतिज्ञ थे। मुखलीपुत्र गोशाल की मृत्यु हुई थी। मुखलीपुत्र गोशाल की मृत्यु, वैशाली के विजय में किसकी मृत्यु हुई थी? मखलीपुत्र गोशाल की मृत्यु हुई थी। मुखली में बार बार बोल रहा था, नहीं, वैशाली पर जब विजय हुई थी तो मखलीपुत्र गोशाल की मृत्यु हुई थी। अब अजातशत्रु के पुत्र की बात करते हैं। ये थे उदयी और इनका कार्यकाल था 460 ईसा पूर्व से 444, 44434। इजी है याद करना। उदयन का शासनकाल 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व था। और उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। और जिस समय इन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था उस समय पाटलिपुत्र का पुराना नाम कुसुमपुर था। कुसुमपुर पुराना नाम था। उदयन ने ही राजधानी का राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरण किया था। ओके, उदयन ने राजधानी का राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरण किया था। उदयन राजधानी का राजगृह से यानी कि राजगीर से पाटलिपुत्र यानी पटना स्थानांतरित किया था। इनके उत्तराधिकारी थे अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। और ये नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। और अभी हम लोग हर्यक वंश में ही चल रहे हैं। हर्यक वंश में हम लोग कहाँ से शुरू किए थे? हम लोग शुरू किए थे बिंबिसार से, अजातशत्रु को पढ़ा, फिर हम लोग पढ़े उदयन को। और उदयन के 3 उत्तराधिकारी थे, एक था अनिरुद्ध, दूसरा था मुंडक और तीसरा नागदशक, जो कि हर्यक वंश का अंतिम शासक था। तो पूछ लेगा हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। लेकिन अनिरुद्ध और मुंडक को भी याद रखना है। इनके मृत्यु के बाद हर्यक वंश के समाप्ति के बाद शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। शिशुनाग ही थे शिशुनाग वंश के संस्थापक। ओके, और ये कौन थे शिशुनाग? शिशुनाग थे नागदशक का अमात्य व काशी का राज्यपाल था। काशी का राज्यपाल था, नागदशक का अमात्य था शिशुनाग। और इसने हत्या कर दी उदयन की और शिशुनाग वंश का स्थापना कर दिया और राजधानी को पटना से वैशाली स्थानांतरित कर दिया। उदयन लेकर आया राजगीर से पटना। ये काशी का राज्यपाल शिशुनाग, नागदशक का अमात्य, अपने ही अमात्य की मृत्यु कर देता है, नागदशक की हत्या कर देता है और उसके बाद भागता है पटना में, जाकर वैशाली में अपना राजधानी बना लेता है। और राजधानी वैशाली बनाने के बाद ये जो है शिशुनाग वंश ने बहुत सारे कार्य भी किए। वो अवंती, वत्स एवं कोसल का मगध में विलय कर लिया। तो मगध साम्राज्य का विस्तार भी किया ये शिशुनाग। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश का स्थापना किया। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। अवंती, वत्स एवं कौशल का मगध में विलय भी कर लिया। राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित किया। देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट को ही इस बुक में लिया गया है। कितना अच्छा लग रहा है, ज्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ रहा है। कालाशोक, अन्य नाम इसका था काकवर्ण। दूसरा नाम क्या था इसका? काकवर्ण। काकवर्ण के नाम से भी कालाशोक को जाना जाता था। और कालाशोक ने वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन।
अंतिम शासक नंदीवर्धन था। अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन, जिसको पंचमक भी बोलते हैं। अब नंदवंश की बात करते हैं। संस्थापक थे महापदम नंद। नंदवंश के संस्थापक महापदम नंद। उपाधि महामद, महापदपति, उग्रसेन, एकराट, भार्गव, सर्वछत्रांतक और परो परशुराम, द्वितीय परशुराम एवं कली का अंश, ये सब इनके उपाधि थे। बहुत लंबा चौड़ा उपाधि है। महामद, महापदपति, उग्रसेन, एकराट, भार्गव, सर्वछत्रांतक, अपरो परशुराम, द्वितीय परशुराम एवं कली का अंश। इनके मंत्री थे कल्पक। कौन थे? कल्पक इनके मंत्री थे। और महापदम ने जो विजय प्राप्त किया था, इक्ष्वाकु पे किया था, पांचाल पे किया था, काशय पर, कुरु पर, शूरसेन, वितिहोत्र, कलिंग, है अश्मक, बहुत सारे जगहों को जीता भी था महापदम नंद ने। काफी प्रतिभाशील और काफी योग्य राजा थे। ये दिखा रहा है इनके विजय अभियान। इक्ष्वाकु, पांचाल, काशय, कुरु, शूरसेन, वितिहोत्र, कलिंग, है अश्मक, ये थे महापदम नंद के विजय क्षेत्र। कलिंग से जिन की मूर्ति उठा लाया, कौन? महापदम नंद। कलिंग का जब विजय हुआ तो वहां से जीन का मूर्ति जो है उठा कर ले आया था। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में। हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है कि कलिंग विजय के पश्चात महापदम नंद ने जिन की मूर्ति उठाकर वो ले आया था वहां से। और महापदम नंद ने जो नंद वंश का स्थापना किया, इस नंद वंश में कुल 9 शासक हुए, 9 शासक। और सबसे जो अंतिम शासक था वो था धनानंद, जिस पर विजय प्राप्त किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से। ये बहुत बड़ी कहानी है और काफी क्रूर शासक था, घमंडी था ये, और काफी क्या बोलते विलासिता का जीवन जीने वाला था। तो कुल 9 शासक थे। उग्रसेन थे, पांडुक थे, पांडुगति थे, भूतपाल थे, गोविशाणक थे, राष्ट्रपाल थे, कैवर्त थे, 10 सिद्धक थे और लास्ट में धनानंद थे। तो हम लोग नंदवंश में 2 ही लोग को जानते हैं, महापदम नंद पढ़ते हैं तो, और लास्ट में धनानंद, और बीच में उग्रसेन, पांडुगति, भूतपाल, गोविशाणक, राष्ट्रपाल, कैवर्त, 10 सिद्धक, इन सबको भूल जाते हैं। तो हमें कम से कम ये जो 8 है ना, इनको याद रखना चाहिए। उग्रसेन, पांडुगति, भूतपाल, गोविशाणक, राष्ट्रपाल, कैवर्त, 10 सिद्धक और धनानंद। नंदवंश का अंतिम शासक था धनानंद, चर्चा की थी। अन्य नाम इसका था अग्रमीज, अग्रसेन, जेंद्रमीज। अग्रमीज, अग्रसेन, जेंद्रमीज के नाम से भी धनानंद जाना जाता था। और इनके सेनापति थे भद्रसाल, मंत्री थे सकटाल, और सिकंदर का यह समकालीन था। सिकंदर की सेना ने कौन सा नदी पार करने से मना कर दिया था जब ये धनानंद पे चढ़ाई करने आया था? तो ये बताइए कमेंट बॉक्स में। और वापस चला गया था जब वो भारत विजय, विश्व विजय अभियान पे निकला था सिकंदर, तो वो धनानंद का राज्य नहीं जीत पाया था। ठीक है, तो अंतिम शासक धनानंद है। इसका अन्य नाम है अग्रमीज, अग्रसैन्य, जेंद्रमीज। सेनापति था भद्रसाल, मंत्री था सकटाल, और सिकंदर का यह समकालीन था। धनानंद के बाद मौर्य वंश का स्थापना हुआ और इसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, और इनके मंत्री थे चाणक्य, और चाणक्य के मदद से ही ये मौर्य वंश का स्थापना कर पाए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का अन्य नाम था सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस और सेंड्रोकोक्टस, ये दोनों नाम था, और एंड्रोकोट्स भी नाम था। इनकी मृत्यु श्रवण बेलगोला में हुई थी और संलेखना विधि द्वारा हुआ था। ओके, संलेखना ये जैन धर्म में है विधि। संलेखना विधि द्वारा श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना देह त्याग किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का राजधानी था पाटलिपुत्र, यूनानी नाम था पालीब्रोथा। पाटलिपुत्र का यूनानी नाम था पालीब्रोथा, और चंद्रगुप्त मौर्य का आज भी पटना के कुम्हरार में लकड़ी से बना हुआ महल है, देखने को मिल सकता है, लकड़ी का। सोचते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं चंद्रगुप्त और सेल्यूकस युद्ध के बारे में, जो 305 ईसा पूर्व में हुई थी। चंद्रगुप्त सेल्यूकस युद्ध 305 ईसा पूर्व में हुई थी। चंद्रगुप्त सेल्यूकस युद्ध 305 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान था सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे सेल्यूकस युद्ध हुआ था। परिणाम क्या था? चंद्रगुप्त का विजय। सेल्यूकस निकेटर जो था
उस पर ये 305 ईसा पूर्व में सिंधु नदी के किनारे युद्ध करके जीत लिया था। सेल्यूकस की पुत्री हेलेना का चंद्रगुप्त से विवाह हुआ था। सेल्यूकस की पुत्री थी जिसका नाम हेलेना था, उसका चंद्रगुप्त से विवाह किया गया था। सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज भारत आया था। तो मेगास्थनीज किसके काल में आया था? भारत, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। और वो किसका राजदूत था? सेल्यूकस का। चंद्रगुप्त द्वारा सेल्यूकस से प्राप्त क्षेत्र, उपहार स्वरूप जो एरिया दिया उसको हेरात बोलते हैं एरिया, अराकोसिया दिया जिसको कांधार बोला जाता है, जेड्रोसिया दिया मकरान का क्षेत्र, और काबुल जिसे पेरीपिनिस्ताई बोलते हैं। पेरीपिनिस्ताई, जेड्रोसिया, अराकोसिया एरिया, हेरात, कांधार, मकरान और काबुल का क्षेत्र चंद्रगुप्त को प्राप्त हुआ। अब है इनका पुत्र बिंदुसार। एक बिंबिसार पढ़े थे, बिंबिसार था हर्यक वंश से संबंध, वो बिंबिसार था, याद रखिएगा बिंबिसार। यह है बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा ही बाद में अशोक होगा, और ये चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है बिंदुसार, बिंबिसार नहीं है, बिंदुसार है। 298 से 273 ईसा पूर्व की कहानी है, 298 से 273 ईसा पूर्व। पिता था चंद्रगुप्त मौर्य, माता थी दुर्धरा। पिता चंद्रगुप्त मौर्य, माता दुर्धरा, पत्नी का नाम धम्मा और सुभद्रा। और याद रखिए बिंदुसार सिजेरियन तकनीक से जन्म लेने वाला प्रथम शासक था। भैया उस समय में ईसा पूर्व में भी सिजेरियन था। आज हम लोग बड़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी या सिजेरियन पद्धति से बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग आज भी बहुत पीछे हैं। ईसा पूर्व में ही सिजेरियन तकनीक से जन्म लेने वाला ये प्रथम शासक था बिंदुसार। अब मुख्य पॉइंट बताया गया है इस बुक में, काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत फायदा करेगा ये आपको। और इनके मंत्री थे चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य के, सॉरी बिंदुसार के भी मंत्री थे चाणक्य, खल्लाटक। ओके, ये मंत्री थे चाणक्य, खल्लाटक। देखिए बिंदुसार के नाम के बारे में चर्चा की गई कि बिंदुसार का कौन कौन नाम था। पुराण में, जो पुराण है ग्रंथ, उसमें इसको बिंदुसार को भद्रसार, बारिसार कहा गया है, दो नाम से पुकारा गया है, भद्रसार और बारिसार। जैन ग्रंथ में सिंहसेन कहा गया है, सिंहसेन जैन ग्रंथ में। यूनानी ने कहा था अमित्रचेटस, अमित्रोचेडीज, अमित्रचेटस, अमित्रोचेडीज। और चीनी नाम था इसका बिंदुपाल, बिंदुसार का नाम था चीनी नाम बिंदुपाल। और संस्कृत में अमित्रघात के नाम से यह प्रसिद्ध था बिंदुसार। संस्कृत में अमित्रघात, पुराण में भद्रसार, बारिसार, चीनी नाम बिंदुपाल, जैन ग्रंथ में है सिंहसेन, और यूनानी इन्हें अमित्रचेट्स और अमित्रोचेडीज बोलते थे। हम लोग अशोक से पूर्व जो पढ़ चुके हैं, अशोक के बारे में पढ़ेंगे। हमने अभी क्या क्या पढ़ा है इसका एक बार रिवीजन मारते हैं। कि बिंबिसार 544 से 492 ईसा पूर्व में शासक बने थे। इनका कार्यकाल था, वैवाहिक संबंध था कोसल की राजकुमारी महाकोसला प्रसेनजीत की बहन से, वैशाली की राजकुमारी चेलन्ना चेटक की पुत्री से, ये मध्यकुल की राजकुमारी क्षेमा से। राजवेद जीवक था इनके काल में, काश्यप संहिता की रचना की थी जीवक ने। उपाधि जो था बिंबिसार का वो श्रेणीय था। सेना में पहली बार हाथियों का प्रयोग किया था बिंबिसार ने। अंग नरेश ब्रह्मदत्त पर विजय भी प्राप्त किया था बिंबिसार ने। अजात शत्रु की बात करें तो 492 से 460 ईसा पूर्व में कार्यकाल रहा इनका। चंपा का प्रांतपाल थे ये। विवाह किया था प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरा से। अन्य नाम था कुनिक। और याद रखिए अजात शत्रु जो था अपने पितृहंता भी इसको बोला था, पिता का मृत्यु कहा किया था, इन्हें मार दिया था अपने पिता को, बिंबिसार को, और फिर राजा बना था। अन्य नाम कुनिक था अजात शत्रु का, बौद्ध धर्म का अनुयायी था और अजात शत्रु के कार्यकाल में ही प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। वैशाली पर इसने विजय प्राप्त किया था। 16 वर्ष तक युद्ध चला था। इस युद्ध में अजात शत्रु ने महिसाल कंटक व रथ मुशल अस्त्र का प्रयोग किया था। अजात शत्रु के कूटनीतिज्ञ थे वह शकार एवं सुनिध, और मखली पुत्र गोसाल की मृत्यु हुई थी इस युद्ध में। अब अजात शत्रु के बाद उनका पुत्र उदयन बनता है, और ये भी उदयन भी अपने पिता की मृत्यु करके, हत्या करके और राजा बनता है 460 से 444। और याद रखिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा गया है। ये लोग अपने ही पिता को मारकर राजा बने थे। तो उदयन 460 से 444 ईसा पूर्व था, और इन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। पुराना नाम कुसुमपुर है, और राजधानी का राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरण किया था। इनके उत्तराधिकारी है उदयन के अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद शिशुनाग वंश की स्थापना हुई, और शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे। नागदशक का अमात्य व काशी का राजपाल था। ये राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली ले गया, और अवंती, वत्स एवं कौशल को मगध में विलय किया। कालाशोक अन्य नाम काकवर्ण था, और कालाशोक के काल में ही वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी दूसरी बार। अंतिम शासक नंदीवर्धन पंचमक था। नंदवंश की स्थापना हुई।
उसके बाद और संस्थापक थे महापदम नंद। ओके, शिशुनाग वंश के बाद जो नंद वंश की स्थापना हुई उसके संस्थापक थे महापदम नंद, और इन्होंने उपाधि धारण की थी महापदपति, उग्रसेन, एकराट, भार्गव, सर्वछत्रांतक, अपरोप परशुराम, द्वितीय परशुराम एवं कलिकांश। मंत्री था कल्पक महापदम नंद पे, और इन्होंने विजय प्राप्त किया था इक्ष्वाकु पे, पांचाल पे, कासे पे, कुरु पे, शूरसेन, वितिहोत्र, कलिंग है और अस्मक पर। और कलिंग विजय के दौरान इन्होंने कलिंग से जिन की मूर्ति उठा लिया था, जिसका उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में है। और महापदम नंद के काल में जो ये नंद वंश है, नंद वंश के काल में कुल 9 शासक हुए। उग्रसेन, पांडुगति, भूतपाल, गोविशाणक, राष्ट्रपाल, कैवर्त, दस सिद्धक और धनानंद। धनानंद अंतिम शासक था और इसका नाम था अग्रमीज, सैन्य जैंद्रमीज, सेनापति था भद्रसाल, मंत्री था सकटाल, और सिकंदर का यह समकालीन था। उसके बाद नंद वंश के बाद मौर्य वंश की स्थापना होती है। चंद्रगुप्त मौर्य इसके राजा बनते हैं, किसकी मदद से? चाणक्य, अपने मंत्री चाणक्य की मदद से। चंद्रगुप्त मौर्य का अन्य नाम है सेंड्रोकोटस और सेंड्रोकोप्टस और एंड्रोकोटस। राजधानी पाटलिपुत्र, यूनानी नाम पालीब्रोथा था। मृत्यु श्रवण बेलगोला में हुई थी सल्लेखना द्वारा। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं। 305 ईसा पूर्व में स्थान सिंधु नदी के किनारे। परिणाम चंद्रगुप्त की विजय हुई थी। सेल्यूकस की पुत्री हेलेना का चंद्रगुप्त से विवाह हुआ था। सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वारा सेल्यूकस से प्राप्त क्षेत्र था एरिया हेरात, अराकोसिया कंधार, जड्रोसिया मकरान और पिरिपिनिसदाई काबुल। उसके बाद बिंदुसार शासक बनता है और 298 से 273 ईसा पूर्व की बात है ये। और इसके पिता जो थे बिंदुसार के चंद्रगुप्त मौर्य थे। माता दुर्धरा थी, पत्नी धम्मा और सुभद्रांगी थी। सिजेरियन तकनीक से जन्म लेने वाला ये प्रथम शासक था। मंत्री चाणक्य और खल्लाटक थे। बिंदुसार का अन्य नाम है पुराण में भद्रसार और बारिसार, संस्कृत में अमित्रघात और जैन ग्रंथ में सिंहसेन, चीनी में बिंदुपाल और यूनानी अमित्रचेटस और अमित्रोचेडीज।